हेलो एवरीवन, मैं हूं गुलजार और स्वागत है आपका भारत द लर्निंग स्पॉट हिंदी में। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अंग्रेज़ों की साम्राज्यवादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्होंने आर्थिक संरचनाओं का पुनर्गठन किया था। ठीक है, साम्राज्यवादी आवश्यकता मतलब अपने साम्राज्य को बनाए रखने के लिए उन्हें जो भी ज़रूरत पड़ रही थी, जैसे कि उन्हें जो है वो भारत से कच्चा माल चाहिए था। कच्चा माल जैसे कि जो कॉटन है, कॉटन की खेती की गई, कॉटन उगाई गई। ठीक है, अब इस कॉटन से क्या किया जाएगा? पहले धागा बनाया जाएगा, फिर उस धागे से कपड़ा बनाया जाएगा। ठीक है, तो कॉटन क्या हुआ? कॉटन कपड़े के लिए कच्चा माल हो गया, रॉ मटेरियल हो गया। मतलब एक किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए पीछे जो भी वस्तुएं चाहिए रहती हैं वो उसका कच्चा माल हो गया। ठीक है, तो भारत से कच्चा माल चाहिए, भारत में अपना बना हुआ सामान इनको बेचना है, अपने फ़ायदे के लिए भारत का इस्तेमाल करना है। तो वही है इनकी साम्राज्यवादी आवश्यकताएं। ठीक है, और इसी को ही पूरा करने के लिए ये भारत की आर्थिक संरचनाओं का पुनर्गठन करेंगे, दोबारा से उनको रीशेप करेंगे। ठीक है, आर्थिक संरचना मतलब पहले जैसा भारत था, पहले भारत की जो अर्थव्यवस्था थी जैसे कि कृषि पर आधारित थी, उसको ये लोग चेंज करेंगे। ठीक है, तो अब समझो आगे। ब्रिटिशों ने भारत की अर्थव्यवस्था को एक आत्मनिर्भर कृषि प्रणाली से परिवर्तित कर दिया। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था शुरू में कैसी थी? आत्मनिर्भर कृषि प्रणाली हुआ करती थी। आत्मनिर्भर मतलब कि भारत के लोग खुद पर निर्भर थे, किसी और देश पर वो निर्भर नहीं थे कि खाने के लिए जो है वो बाहर के देशों से मंगाना पड़े, ऐसा नहीं था भारत में। ठीक है, तो इस कृषि प्रणाली की सहायता करते थे हस्तशिल्प। हस्तशिल्प मतलब जो हाथों से जो वस्तुएं बनाई जाती हैं, जो शिल्प होता है वो हस्तशिल्प होता है। जैसे कि हाथों से कपड़ा बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, धातु की कोई चीज़ बना रहे हैं। ठीक है, कई सारी चीज़ें होती हैं हस्तशिल्प में, वो चीज़। और विनिर्माण, विनिर्माण मतलब कच्चा माल जो होता है उसका हम इस्तेमाल करके किसी वस्तु में उसको बदल दें, कोई वस्तु बना दें। जैसे अभी हमने देखा था कि कॉटन का इस्तेमाल करके हम कपड़ा बना रहे हैं। ठीक है, वैसे ही जैसे मिट्टी के बर्तन बनाए जा रहे हैं तो कच्ची मिट्टी उसके लिए क्या है? उसके लिए वो कच्चा माल होगी, रॉ मटेरियल होगी, और उससे हम क्या बना रहे हैं? हम पूरा का पूरा बर्तन बना दे रहे हैं। ठीक है ना, तो वही होता है विनिर्माण, कच्चे माल से एक यूजफुल वस्तु बना देना। ठीक है, तो भारत की अर्थव्यवस्था ब्रिटिशर्स से पहले कैसी थी? याद रखना, आत्मनिर्भर कृषि प्रणाली थी, और इसमें जो सहायक भूमिका निभाते थे वो थे हस्तशिल्प, विनिर्माण। मतलब मेनली तो कृषि पर बेस्ड थी, लेकिन उसके साथ साथ भारत में और भी काम होते थे और व्यापार भी होता था, उद्योग भी थे काफ़ी सारे। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने इसी चीज़ को जो है वो बदल कर रख दिया। इसके स्थान पर उन्होंने क्या किया? ऐसी संरचना बनाई, एक ऐसा स्ट्रक्चर उन्होंने बना दिया अर्थव्यवस्था का जो ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करेगी। ठीक है, मतलब जो ब्रिटेन है, इनका जो देश है, वहाँ पर ले जाएंगे ये कच्चा माल। जैसे अगर इनको कपड़ा बनाना है तो कॉटन ले जाएंगे, या फिर भारत में नील की खेती भी होती थी तो नील लेकर जाते थे। काफ़ी सारे कच्चे माल में एग्जाम्पल हो जाते हैं। ठीक है, तो कच्चा माल ये लोग ब्रिटेन लेकर जाएंगे, तो कच्चे माल की आपूर्ति करेगा भारत इनको। ठीक है, अब ब्रिटेन ले गए कच्चा माल। ठीक है, जैसे ये भारत है, यहाँ पे, यहाँ से ये ब्रिटेन तो ले गए कच्चा माल। अब उस कच्चे माल से यहाँ पर ये वस्तुएं बनाएंगे। ठीक है, और वो जो वस्तुएं ये बनाएंगे उनको कहीं ना कहीं बेचेंगे, तो ये बनी बनाई वस्तुओं को भारत में लाकर बेचते थे। ठीक है, इससे इन्हें फ़ायदा होगा। तो ब्रिटिश वस्तुओं के लिए बाजार बन गई थी क्या चीज़? जो हमारा भारत था। ठीक है, वो इन्होंने एक बाजार बना दिया। तो इन्होंने क्या किया? याद रखना है ये आपको, इन्होंने ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति के लिए भारत की संरचना बदली और ब्रिटिश वस्तुओं के लिए बाजार बना दिया भारत को। ठीक है, इस आर्थिक रूपांतरण के तकनीकी पक्षों में जाए बिना, मतलब ये इन्होंने कैसे क्या किया, इसमें हम घुसे बिना भारत में निर्मित विशाल रेल संजाल तंत्र का उदाहरण ले सकते हैं। रेल मतलब जो रेलवे है, ठीक है, ट्रेन वगैरह, और संजाल तंत्र मतलब पूरा जो नेटवर्क इन्होंने बनाया, पटरियां वगैरह बिछाई, रेल के डिब्बे बनवाए, वो सब पूरा नेटवर्क। तो हम रेल का यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, रेलवे को जो है वो उपनिवेशवाद का वरदान कहा जाता है, काफ़ी लोगों ने कहा इसको वरदान। ठीक है, मतलब इन्होंने जो भारत को उपनिवेश बनाया उसका एक वरदान जो है वो रेलवे थी। अब क्यों थी वरदान? ठीक है, ये कहना थोड़ा बहुत सही है लेकिन ज़्यादातर ये गलत ही है। क्यों? क्योंकि अभी आप आगे जानोगे। तो रेल मार्ग जो थे,
मतलब रेलवे वाले रास्ते, ठीक है, जहाँ जहाँ से ट्रेन गुजरेगी। उन्होंने लोगों को एक दूसरे के निकट लाने में भूमिका निभाई, क्योंकि पहले अलग थलग एरिया पड़े रहते थे, लोग आपस में कनेक्टेड नहीं थे, लेकिन रेलवे की वजह से लोग आपस में कनेक्टेड हुए, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान हुआ। और भारत के आंतरिक बाजार को एकीकृत किया। भारत में जो बाजार है, जैसे एक जगह बंगाल है, एक जगह महाराष्ट्र है, ठीक है, इनके बाज़ारों को जोड़ना, तो वो चीज़ रेलवे ने काम किया। परंतु इसका वास्तविक उद्देश्य क्या था? ये एक दूसरे को, भारतीयों को निकट लाने का उद्देश्य इनका नहीं था, ठीक है। इनका उद्देश्य ये था कि कच्चा माल जो है, जैसे कि कॉटन है, ठीक है, उसको आंतरिक क्षेत्रों से, मतलब भारत के उन क्षेत्रों से जहाँ पर कॉटन उगाई जाती है, वहाँ से बंदरगाहों तक पहुँचाना। बंदरगाह जो कि समुद्र के किनारे लोकेटेड होगा, और वहाँ से फिर ब्रिटेन तक सामान पहुँचाया जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पे बंगाल में कपास उगाई जाती है, या फिर यहीं से मान लो इस एरिया में कपास उगाई जाती है, और यहाँ पर कोई पोर्ट है, यहाँ पर कोई एक बंदरगाह है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा ये रेलवे ट्रैक बनाएंगे, ताकि कपास जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे पहुँचाया जा सके, और फिर इस बंदरगाह से शिप्स में सामान भर दिया जाएगा, फिर वो ब्रिटेन चला जाएगा। समझ गए? तो ये इसी वजह से इन्होंने रेलवे का विकास किया, ठीक है। समझ पा रहे हो इस बात को? तो वहाँ तक, बंदरगाह तक कच्चे माल को पहुँचाना, और ब्रिटिश निर्मित वस्तुएं, वही कि पहले कच्चा माल ब्रिटेन में जाएगा, ब्रिटेन में जो है वो मशीनों से वस्तुएं बनाई जाएंगी, और उनको पूरे भारत में फिर वितरित किया जाएगा। अब ये कच्चा माल ब्रिटेन गया, ब्रिटेन से जो भी सामान बना वो यहाँ तक आया, ठीक है, यहाँ पे उतरा, वो पोर्ट पर, मान लो यहाँ पे एक पोर्ट है, यहाँ पे उतर गया। अब यहाँ से पूरे भारत में जो है अपना सामान फैलाने के लिए, लोगों तक पहुँचाने के लिए भी रेलवे इन्होंने डेवलप की, ठीक है। तो बेसिकली ये अपने फ़ायदे के लिए ही कर रहे थे ये सब। रेल मार्गों का निर्धारण प्राय विद्यमान व्यापारिक नगरों, मतलब नगरों नहीं, मार्गों, मतलब पहले जो व्यापारिक मार्ग थे, पहले से जो रास्ते थे भारत में, ठीक है, काफ़ी पहले से, उनकी इन्होंने उपेक्षा करी, उनको नज़रअंदाज किया, या उन पर ध्यान नहीं दिया, या हम बोल सकते हैं उनको इग्नोर किया। केवल उपनिवेशी आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए इन्होंने क्या किया था, आगे जो है पूर्ति किया गया था, पूर्ति के लिए किया गया था। मतलब जो पहले से व्यापारिक मार्ग हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, अपने हिसाब से इन्होंने व्यापारिक मार्ग डेवलप किए, अपने आर्थिक हितों के लिए उन्होंने सारे के सारे काम किए। कोई ऐसी जगह है जहाँ से कॉटन को बंदरगाह तक पहुंचाना छोटा रास्ता अगर हो सकता है, तो उस छोटे रास्ते को ये चुनेंगे, ना कि उस रास्ते को जो कि पहले से व्यापारिक मार्ग था, जो कि लंबा पड़ेगा, जिससे लोगों को फ़ायदा हो सकता था, उसको ये लोग नहीं चुनेंगे, ठीक है। तो वही है कि अपने फ़ायदे के लिए इन्होंने अलग अलग रास्ते बनाना शुरू कर दिए, ठीक। अब यहाँ पे आपको इमेज देखने को मिलेगी, 1880 में मद्रास रेलवे का एक भाप इंजन है। मद्रास रेलवे जो है वो ब्रिटिश भारत में रेल नेटवर्क का संचालन करने वाली कंपनियों में से एक, मतलब पूरे रेल नेटवर्क को अलग अलग कंपनियां चलाती थी, तो उनमें से एक कंपनी है मद्रास रेलवे, ठीक है। ये आपको ये भाप का इंजन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मतलब भाप से ये इंजन चलेगा। भाप से कैसे? कि पहले तो कोयला को जलाया जाएगा, ठीक है, कोयला जलेगा तो पानी जो होता था वो गर्म होगा, पानी गर्म होगा तो भाप बनेगी, और भाप का जो प्रेशर होता है वो बहुत तेज़ होता है ना। कुकर जो है, अगर कुकर की सीटी ना निकले और उसमें भाप जमा रहती रहे तो कुकर फट तक जाता है। तो इतना भयंकर भाप का दबाव होता है, और वही दबाव, वही प्रेशर क्या करता है, वो इंजन को चलाता है, और इससे फिर पहिए जो है वो घूमते हैं, ठीक है, समझ गए। तो इसी तरीके की रेल उस समय पर इन्होंने बनाई थी, ठीक है। और एक उद्देश्य तो ये था कि कच्चा माल ले जाना, और जो रेडीमेड सामान है ब्रिटेन से आया हुआ उसको पूरे भारत में फैलाना। दूसरा उद्देश्य ये भी बताया जाता है कि सेना को उनकी छावनियों से शीघ्र ही किसी दूरवर्ती विद्रोह या युद्ध स्थल तक पहुंचाया जा सके। छावनी बेसिकली होती है जहाँ पे सेना रहती है, ठीक है, काफ़ी सारे सैनिक जो हैं वो एक साथ रहते हैं, वो उनकी छावनियाँ होती हैं। तो इनकी छावनियों से सैनिकों को जल्द से जल्द जो है वो दूरवर्ती जगहों पर, जो दूर स्थित है और जहाँ पे लोग विद्रोह कर रहे हैं, ठीक है, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, या फिर कोई युद्ध स्थल है जहाँ पे युद्ध हो गया है, तो वहाँ पे जल्द से जल्द सैनिकों को भेजा जा सके, इसलिए भी रेलवे का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। और रेलवे से पहले अगर सैनिकों को भेजा जाएगा तो काफ़ी दिन लग सकते थे, जैसे घोड़े के थ्रू जो है वो लोग जा रहे हैं तो काफ़ी टाइम वगैरह लग जाता था, ठीक है। तो रेलवे ने इस चीज़ में इनकी हेल्प करी कि जल्दी ही एक जगह से दूसरी जगह जा सकें।
अतएव भारत में रेलों का निर्माण औपनिवेशिक शासकों की ओर से दिया गया कोई उपहार नहीं था। यहाँ पे एनसीईआरटी साफ साफ बोल रही है कि ये जो उपहार इसको बोला जाता है, ये वरदान जो बोला जाता है, ये कोई वरदान नहीं है हमारे लिए, ठीक है। ये इसने क्या किया, हमें ही लूटने में हेल्प करी रेलवे ने। क्यों? क्योंकि भारत से कच्चा माल जाता था और बना बनाया माल भारत में वापस आता था, ठीक है। और इसमें भारत को कोई ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉफिट मिलता हो, बिल्कुल नहीं मिलेगा प्रॉफिट। तो ये जो था ये कोई उपहार नहीं था, इन लोगों ने हम पर कोई एहसान नहीं किया, कोई गिफ्ट नहीं दिया, ठीक है। और दूसरी बात ये कि गिफ्ट क्या होता है, जब कोई इंसान हमको बिना हमसे पैसे लिए कोई चीज़ देता है ना, अगर वो हमसे पैसे ले रहा है तो फिर गिफ्ट तो वो होगा ही नहीं। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने जितना भी पैसा खर्च हुआ रेलवे वगैरह बनाने में, वो सब भारतीयों से ही लिया। तो भारतीय कर राजस्व से इन्होंने वो वहन किया, ठीक है। कर राजस्व मतलब टैक्स से जो सरकार को आय होती है, राजस्व जो होता है, राजस्व मतलब सरकार की कमाई ही हो गई, ठीक है। तो उससे ही सारा का सारा खर्चा उठाया जाता था। अर्थात भारतीयों ने ही ऐसी अधोसंरचना के लिए धन प्रदान कर दिया। अधोसंरचना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि मूलभूत जो ढांचा होता है, ठीक है। मतलब पूरे देश को चलाने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल रोड्स होते हैं, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है, अधोसंरचना का पार्ट है, या इसको हम अवसंरचना भी बोलते हैं। हॉस्पिटल होते हैं और स्कूल होते हैं। इसके अलावा ये रेलवे जो बनाई गई, रेलवे भी अधोसंरचना का पार्ट होगी, क्योंकि ये देश के लिए है, ठीक है, हालांकि ये ब्रिटिशों के लिए थी। इसके अलावा और क्या हो सकता है अवसंरचना का पार्ट, जो ब्रिज बनाए जाते हैं वो भी इसी का पार्ट होते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। एयरपोर्ट बनते हैं और जो बंदरगाह हैं वो भी अधोसंरचना का ही पार्ट हैं। मतलब जो मूलभूत ढांचा है देश का, वो चीज़ होती है। तो ये जो रेलवे है वो भी एक अधोसंरचना ही है, एक अवसंरचना ही है। तो उसके लिए भारतवासियों ने ही धन प्रदान किया, क्योंकि इसका खर्चा भारत से ही तो लिया जा रहा है, ठीक है, जो मुख्यतः ब्रिटिश रणनीतिक एवं व्यापारिक हितों की पूर्ति करती थी। रणनीतिक यानी कि जो सोच समझकर योजना बनाई जाती है। तो इनके जो रणनीतिक हित थे वो था शासन से जुड़े हुए फायदे, ठीक है, इनकी सेना से या सैन्य सुरक्षा से जुड़े हुए फायदे। क्योंकि अगर कहीं पे, जैसे अभी हमने देखा ना, कहीं पे अगर विद्रोह हुआ तो सेना को एक जगह से दूसरी जगह जल्द से जल्द भेजा जा सकता है, तो वहाँ के विद्रोह को दबाया जा सकता है। तो ये सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रहे हैं जो भी काम कर रहे हैं, तो इसीलिए इनका ये रणनीतिक हित है। इन्होंने सोच समझकर इस रेलवे का विकास किया। ऐसा नहीं था कि भारतीयों के लिए किया, ठीक है, सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं और व्यापारिक हितों के लिए कर रहे हैं। और व्यापारिक हित यानी कि इनके व्यापार में फ़ायदे ही फ़ायदे हों, आर्थिक फ़ायदे हों, इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले, उसके लिए ये लोग ये सारे काम कर रहे हैं, न कि जन सामान्य की आवश्यकताओं की, ठीक है। मतलब ये जो नॉर्मल लोग हैं भारत के, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से कुछ नहीं कर रहे। ऐसा ही एक एग्जाम्पल है टेलीग्राफ नेटवर्क का, ठीक है। टेलीग्राफ जो है वो संचार व्यवस्था होती है, एक जगह से दूसरी जगह तुरंत के तुरंत मैसेज पहुंचाने की एक व्यवस्था है। लेकिन इसमें तार मतलब वायर्स जो होती हैं, है ना, वायर बिछानी पड़ेंगी, केबल्स बिछानी पड़ेंगी, तब जाके ये नेटवर्क काम कर पाएगा। जैसे आज इंटरनेट लगता है, जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट लगता है, वाईफाई जो है, उसके लिए हमें ऑप्टिकल फाइबर केबल लगानी पड़ती हैं जगह जगह पर, तभी तो वहाँ पे नेट पहुँच पाएगा, इंटरनेट पहुँच पाएगा। वैसे ही टेलीग्राफ का नेटवर्क बनाना पड़ेगा तार बिछाकर, ठीक है। तो ये इन्होंने क्यों किया, ये भी इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए ही किया कि जैसे कोई विद्रोह हुआ है तो वहाँ से कोई दूर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे विद्रोह हुआ है, तो वहाँ से तुरंत इनको मैसेज पहुँच सके कि यहाँ पे और ज़्यादा सेना की ज़रूरत है, तो तुरंत के तुरंत एक जगह से दूसरी जगह ये लोग आपस में कनेक्ट हो सकते थे, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं कि ये सारा काम इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए किया है, ये हमारे लिए कोई उपहार नहीं था, ठीक है। यहाँ तक कि औपनिवेशिक शासन की प्रशासनिक लागत भी भारतीयों द्वारा वहन की जाती थी। प्रशासनिक लागत मतलब प्रशासन में जो भी खर्चा आएगा, वो जैसे कि कुछ सरकारी अधिकारी होंगे, उनकी सैलरी वगैरह भी तो जाएगी, ऑफिस लगे हुए हैं, कार्यालय लगे हुए हैं, उनमें खर्च जाएगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पुलिस को खर्च, सेना का खर्च, है ना, वो सब प्रशासनिक लागत में आएगा। तो ये लागत भी भारतीय ही पे करते थे, भारतीयों से ही ली जाती थी, ठीक है। मतलब शासन ये लोग कर रहे हैं लेकिन पैसा हम ही देंगे, तो क्या फ़ायदा है ऐसे शासन का तुम्हारे, है ना।
प्रशासनिक ढांचे, मतलब वही प्रशासन में जो भी मतलब जैसा जिस तरीके से प्रशासन किया जा रहा है वो पूरी की पूरी व्यवस्था, सैनिक छावनियाँ और ब्रिटिश अधिकारियों की भव्य जीवन शैली, क्योंकि ये लोग जो हैं वो एक लग्जरी लाइफ स्टाइल भी तो जिएंगे, एक शानदार जीवन अपना जीते थे। तो ये सब का खर्च जो है ये भारतीय कराधान से ही जाता था, मतलब भारतीय जो टैक्स पे करते थे उसी टैक्स से इन सभी चीज़ों का खर्च पोषित होता था। ठीक है, संक्षेप में कहा जाए, अगर हम शॉर्ट में बोलें तो भारतवासियों ने अपने ही अधीनीकरण के लिए स्वयं धन उपलब्ध कराया। अधीनीकरण मतलब ये ब्रिटिशर्स के अधीन थे ना, हम उनके कंट्रोल में थे, तो उसके लिए हम खुद ही धन उपलब्ध करा रहे थे उनको, क्योंकि हमारे टैक्स से ही वो सारा का सारा खर्चा अपना चला रहे थे। ठीक है, तो ये था ये टॉपिक कि इन्होंने आर्थिक संरचनाओं का जो पुनर्गठन किया था वो कैसे किया, कि जो भारत की कृषि प्रणाली थी जिसमें हस्तशिल्प था, विनिर्माण था, उसको इन्होंने धीरे धीरे करके नष्ट कर दिया। ठीक है, और रेलवे वगैरह बनवाई, टेलीग्राफ के नेटवर्क बनवाए। क्यों बनवाए और रेलवे इन्होंने क्यों बनवाई? ताकि ये कच्चे माल को आसानी से ब्रिटेन भेज सकें, भारत की एक जगह से दूसरी जगह पर या बंदरगाह तक आसानी से पहुंचा सकें, और ब्रिटेन में जो भी रेडीमेड सामान बनेगा उसको भारत में बेच सकें, क्योंकि उनको बेचने के लिए मार्केट चाहिए। अगर कोई खरीदने वाला ही नहीं होगा तो फिर फ़ायदा कैसे होगा, प्रॉफिट कैसे होगा? तो अपने प्रॉफिट के लिए ही इन्होंने ये सारे काम किए। ठीक है, और सारा का सारा खर्चा भी भारतीयों से ही लिया। तो ये चीज़ है, ये हो रहा था, ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे ना, परिवर्तनशील परिदृश्य, ये सब चीज़ इसी में हो रही थी। ये तो हमने सिर्फ 4 टॉपिक पढ़े हैं, इसके अलावा भी इन्होंने हर एक चीज़ बदल कर रख दी। भारतीयों का कल्चर, भारतीयों का रहन सहन, उनकी सोच वगैरह सब कुछ बदल के रख दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से स्वदेशी उद्योगों का पतन किया। वो कैसे किया, सारा प्रोसेस हमने जाना। शासन परंपराओं का इन्होंने विघटन कर दिया। ठीक है, और जो गरीब जनता है, आम लोग हैं, वो न्याय से, वो उनका उद्योग वगैरह सब कुछ नष्ट हो गया, वो न्याय से भी दूर हो गए। ठीक है, और गरीब होने लगे, उनका उद्योग में लॉस होने लगा, तो वो फिर कृषि की तरफ ही जाने लगे। और कृषि में इतना टैक्स ये लोग लेते थे कि उसमें भी जो है वो ज़्यादा लोग खुश नहीं रहते थे। ठीक है, भारतीय शिक्षा का भी रूपांतरण किया, क्योंकि मैकाले ये समझ गया था कि अगर शिक्षा में चेंज किया जाएगा तो इनको जो है वो लंबे समय तक गुलाम बना के रखा जा सकता है। इसीलिए उसने 1835 में मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन जो थी वो प्रस्तुत किया। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट था। और फिर इन्होंने क्या किया, साथ के साथ आर्थिक संरचनाओं को भी चेंज कर डाला भारत की। ठीक है, ये काम ये लोग कर रहे थे। तो इसके बाद में जो टॉपिक रहेगा वो है प्रारंभिक प्रतिरोध आंदोलन, औपनिवेशिक प्राधिकार को चुनौती। ठीक है, इन लोगों को चुनौती दी जाएगी, कुछ आंदोलन करेंगे लोग, उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर कोई भी डाउट हो कहीं पर भी तो उसको कमेंट्स में मेंशन कर देना। बाकी चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग।